दोस्तों आज आ गए हैं ताल छप्पर सेंचुरी। ब्लैक बक सेंचुरी है ये। ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी। और ये ऑफिस है असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कृष्ण मृग अभयारण्य। तो ये प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। 1966 से इस सेंचुरी को शुरू किया गया था खास इनके प्रोटेक्शन के लिए। और ना सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, ये लोगों की आस्था से भी जुड़े हुए हैं। हिंदुइज्म में भी ब्लैक बक को बहुत सेक्रेड एनिमल माना गया है और बुद्धिज्म में भी माना गया है। और यहाँ पे अभी लगभग 4,000 से ऊपर ब्लैक बक्स होंगे। और जो बर्ड्स की स्पीशीज हैं वो भी 300 से ऊपर हैं। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो राजस्थान का स्टेट ट्री है, खेजड़ी के पेड़, वो बहुत सारे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हुपो आ गया है, नीचे बैठा हुआ है। और उसके अलावा स्पॉटेड ट्री क्रीपर जो कि आज सुबह हमें मिला था, इंडियन स्पाइनी लिजर्ड, डेजर्ट जर्ड, ये सारे जो है इस एरिया में मिलते हैं। तो अभी शुरू करेंगे सफारी। 2 या 3 घंटे की रहेगी। और यहाँ पर जिप्सी से सफारी नहीं होती, बोलेरो से सफारी होती है। देखिए, तो हम लोगों ने बोलेरो ही चूज किया है। बोलेरो से सफारी होती है, और नहीं तो ये ओपन जो इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स होते हैं उससे होती है। शुरुआत हो गई है आफ्टरनून सफारी की और अभी हम लोग एंटर कर गए हैं ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी के अंदर। यहाँ पे ब्लैक बक के अलावा चिंकारा भी मिलता है, डेजर्ट जर्ड, स्पाइनी लिजर्ड, फॉक्स भी मिलता है ना फॉक्स भी मिलता है। और वुल्फ है क्या? जैकल्स मिलते हैं, गोल्डन जैकल, जंगल कैट, डेजर्ट फॉक्स, ये सब। और उसके अलावा 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ बर्ड्स की हैं। और ब्लैक बक तो है यहाँ पे 4,000 से ज़्यादा नंबर में है, जिनके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था ओरिजिनली। देखते हैं अगले 2 से 3 घंटे में हमें क्या क्या दिखता है। दोस्तों, ताल छप्पर पहले महाराजा बीकानेर के हंटिंग ग्राउंड्स में हुआ करता था। और यहाँ पर जो सेंचुरी बनी है, जो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, ये पहले महाराजा बीकानेर के हंटिंग ग्राउंड्स होते थे। अब इसको 1966 ऑनवर्ड्स ब्लैक बक प्रिजर्वेशन के लिए कर दिया गया है डेजिग्नेट। और ये जगह बर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखें तो रैप्टर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर जगह जगह आपको पर्चेस दिखेंगे जो रैप्टर्स के बैठने के लिए बनाए गए हैं। और लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो बर्ड वॉचिंग करते हैं वो रैप्टर्स को देखने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर बर्ड्स के लिए पर्च लगाई हुई हैं, ज़्यादातर रैप्टर्स के लिए जो लकड़ी खड़े हुए हैं उस पर ये बैठ रहे हैं। के सामने बहुत सारे पर्च दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक बक्स हैं, कई सारे मेल भी हैं फीमेल भी हैं, जिनके हॉर्न ये लंबे कर्व्ड से हैं, वो मेल है। वैसे ये हॉर्न्स मतलब सिर्फ इम्प्रेस करने के पर्पस से हैं फीमेल को, बाकी ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में काम नहीं आते किसी के। लड़ाई करने में नहीं काम आते। लड़ते हैं आपस में, वो उसके लिए लड़ते होंगे ना मेटिंग सीजन में। तो हाँ, टेरिटरी के लिए या मेटिंग सीजन में उसी के काम आता है। प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ये अपने आप को प्रेडेटर्स से ज़्यादा। इधर की साइड में ब्लैक बक के मेल और फीमेल है। जो मैच्योर फुल्ली एडल्ट मेल्स हैं वो डार्क होते हैं, कुछ थोड़े लाइट कलर्ड हैं वो यंग मेल्स हैं, जुवेनाइल फुल्ली ग्रोन नहीं है। लेकिन हॉर्न से पता चल जाता है कि ये ब्लैक बक का मेल है। अच्छा, इनके हॉर्न ही होते हैं ना, एंटलर नहीं कहते ना इसको, मतलब गिरता नहीं है, ये सेम साइज़ का ही रहता है पूरी लाइफ में। एक बार बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो उसी साइज़ का रहता है एंड तक। जो यहाँ पर सेंचुरी के अंदर देखिए आपको कहीं पर भी डॉग्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे अलाउ नहीं करते ना अंदर, बाहर भगा देते होंगे जब आते हैं तो। वरना वैसे जो दूसरे एरिया जैसे अभी जसवंतगढ़ हम गए थे, वहाँ भी ब्लैक बक्स को छोड़ा गया है। और इनफैक्ट दूसरी बर्ड्स भी हैं, दूसरे जानवर भी हैं, उनके लिए ये जो फेरल डॉग्स हैं ये मेनेस हैं बिल्कुल। एक ब्लैक बक का छोटा मरा हुआ बच्चा भी हमें सुबह मिला था, तो उसको डॉग्स ने ही पार्शली खाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर सेंचुरी है तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी डॉग्स को अंदर रुकने ही नहीं दिया जाता, तुरंत बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, जो जंगल कैट और डेजर्ट कैट है, इनका हंटिंग तो ज़्यादातर नाइट में चलता होगा जी। दिन के टाइम मतलब शाम वाम को मिल सकती है सनसेट के आसपास। और वो डेजर्ट जर्ड जो होता है हेयर की तरह, वो जॉर्बिड में देखेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, वो यहाँ नहीं मिलता? मिलता है हाँ, उस एरिया में हम जा नहीं रहे हैं मतलब। अच्छा अच्छा, तो वो बेसिकली रोडेंट है क्या? डेजर्ट जर्ड रोडेंट है, ओके। चले।
इंडिया में 4 वैरायटी के पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं। रसल्स वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, कोबरा और कॉमन क्रेट। वो चारों यहाँ पर मिलते हैं। मुझे ये आइडिया था कि कोबरा यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन अभी अतुल जी बता रहे हैं कि कोबरा भी मिलता है यहाँ पर। तो चारों पॉइजनस स्नेक्स जो इंडिया के हैं वो डेजर्ट में मिलते हैं। हॉवरिंग भी ले लिया है मैंने। इसमें से जो रसल्स और सॉ स्केल्ड वाइपर हैं, इनका जो वेनम है वो वैस्कुलोटॉक्सिक होता है, मतलब वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, तो बॉडी में जगह जगह हेमरेज हो जाती है, इसकी वजह से मौत होती है। और जो कोबरा और कॉमन क्रेट का जो वेनम है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब कि सारे नर्व्स को ये पैरालाइज कर देता है, तो जो मरीज़ होता है उसको सांस नहीं आती है और भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ज़्यादातर जो है रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत होती है जब कोबरा या क्रेट काटता है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक हैं। तो अगर स्नेक एग्जैक्ट कौन सा है वो पता चल जाए तो ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो पता चलता नहीं है क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाता। तो इसलिए एंटी वेनिन जो सीरम बनाया गया है उसमें चारों जो वेनमस स्नेक्स हैं उनका जो वेनम है उसके परसेंटेजेस ऐड करके बनाए हुए हैं। तो अगर टाइम से पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल तो स्नेक बाइट का इलाज बहुत आसान है और सर्वाइवल रेट अच्छा है। लेकिन जो ज़्यादातर जो स्नेक बाइट होते हैं वो नॉन वेनमस स्नेक से होते हैं, उसमें आदमी पॉइजन की वजह से या वेनम की वजह से नहीं मरता, वो साइकोलॉजिकल डर की वजह से बहुत बार उसकी डेथ हो जाती है। ये जंगली सुअर का ग्रुप है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है, मेल होगा मोस्ट लाइकली। इसके पीछे इसकी फैमिली है, 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, और भी हो सकते हैं, नहीं 4 है। 2 3 साउंडर 4 है, 5 है। साउंडर है जंगली सुअर का, वाइल्ड बोर। क्या उसका ये नहीं है, टस्क नहीं है? हाँ, टस्क तो नहीं दिखा, फिर फीमेल हो सकती है। ये जा रही है जंगल कैट, रुक गई। पीछे बहुत सारे ब्लैक बक खड़े हैं। अभी हंटिंग मोड में ही है। ये देखिए कान इसके बिल्कुल अलर्ट है। दोस्तों, इंडिया में करीब 9 या 10 टाइप की स्मॉल कैट्स पाई जाती हैं, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। और ये बहुत रेयरली मिलती हैं स्मॉल कैट्स। लेकिन स्मॉल कैट्स और बिग कैट्स में जो फ़र्क एक बहुत बड़ा होता है, एक तो ये है कि इनका हायर्ड बोन जो है वो कंप्लीट होता है, तो इसलिए जो आवाज़ इनकी निकलती है वो रोर नहीं होती है, म्याऊं होती है। और इनका सक्सेस रेट हंटिंग में बहुत अच्छा होता है, जबकि बिग कैट्स का जो हंटिंग में सक्सेस है वो बहुत कम होता है। ये ब्लैक विंग काइट बहुत देर से इस पर्च पे बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने है पैलिड हैरियर की फीमेल, लेकिन अटैक नहीं कर रहा है कोई किसी पे। कोएग्जिस्टेंस कहते हैं इसी को। लगभग सेम साइज के लग रहे हैं दोनों। ये सामने जा रहा है ब्लैक फ्रैंकुलिन, बढ़िया साइड। नहीं आ जाएगा, फिर दिख गया फिर भी। ये ब्लैक बक का मेल जो है ये इस फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके टैक्टिक्स काम नहीं कर रहे हैं। मेटिंग सीजन का इनका पूरा साल तो नहीं चालू रहता है? चलता ही रहता है। अच्छा, मेटिंग सीजन पूरे साल रहता होगा तभी तो, वरना तो अगर सिर्फ समर में होगा तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये देखिए, मेल होता है। ये देखिए, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। She's least interested. She's busy eating him. But she must be in heat, that's why he's after her. अभी सनसेट होने वाला है। यहाँ सामने बहुत सारे ब्लैक बक्स हैं, और किस्मत जब अच्छी होती है, जो लोग सोच के आते हैं कि ऐसा फ़ोटो लेना है, तो वो वेट करते हैं इस पॉइंट पे, एंटलर्स के साथ में सनसेट को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, ये है अतुल जी, जहाँ हम रुके हुए रैप्टर्स एंड इसके ओनर हैं। ये कितने साल से आप चला रहे हैं इसको? मैम ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर्स हो गया। और अभी मतलब बर्डिंग का आप शुरू से ही कर रहे थे? जी।
बर्डिंग से ही मतलब इस फील्ड में आए। हाँ, तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल कोई कोर्स वगैरह किया, कोई कैसे? नहीं मैम, जस्ट फॉर द शेयर इंटरेस्ट। मैंने टूरिज्म मैनेजमेंट में पढ़ाई की है। ओके ओके। पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम? अतुल गुर्जर। अतुल गुर्जर। तो यहाँ पर अगर आप आएँ ताल चप्पर तो आप ज़रूर रुके। रैप्टर इन में ही ज़्यादातर लोग रुकते हैं, इनका नाम अच्छा है और जो जितने भी आपके ड्राइवर कम गाइड हैं सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। जिसके भी साथ गए हम वो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह गाइड कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि आपने ही गाइड किया होगा, उनको एनकरेज किया होगा कि 7-8 लोगों की टीम अभी हो गई है। हाँ। तो कुछ ऑलरेडी ट्रेंड थे, कुछ को ड्राइवर्स थे उनको गाइड बनाया, कुछ गाइड थे उनको ड्राइवर्स बनाए। अच्छी बात यह है कि नॉलेज अपडेट करते रहते हैं अपना। मैंने पूछा, जो सुबह गए थे जितेंद्र हमारे साथ, तो उन्होंने बोला मेरे पास किताब भी है, मैं पढ़ता रहता हूँ उसको। जी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कमेंडेबल है। आपने बहुत अच्छा सेशन भी हमारा आफ्टरनून वाला गाइड किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी गोपालपुरा हिल्स के एरिया में हम आ गए हैं और आज हमारा लास्ट सेशन है ताल चप्पर का। आज यहाँ पे हम ट्राई करेंगे पेंटेड सैंड ग्राउस के लिए, और बंटिंग्स वगैरह, ईगल आउल भी मिलता है, तो उसके लिए अभी ट्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ से जाके ब्रेकफास्ट करके और सीधा बीकानेर के लिए निकल जाएंगे। फिर वहाँ पे लगेज वगैरह ड्रॉप करने के बाद आफ्टरनून सेशन रहेगा जोरबीड़ में, जो कि वल्चर्स, बाकी रैप्टर्स, और उसके अलावा कल बहुत अच्छी साइटिंग वहाँ डेजर्ट कैट की हुई है, फॉक्स वगैरह दूसरे जानवर भी रहते हैं, तो उसके लिए जोरबीड़ जाएंगे। तो आज हमारा ताल चप्पर से चेकआउट हो जाएगा। यहाँ पेंटेड सैंड ग्राउस का एक पेयर बैठा हुआ है। इनकी खासियत ये होती है, ज़मीन पर ही रहते हैं बर्ड्स, पर्च नहीं कर सकते। छोटे साइज़ के प्लम्प बॉडीज़ होते हैं इनके और पॉइंटेड विंग्स होते हैं, और इनके बॉडी पर फेदर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे पैरों तक। जो बर्ड्स के पैर आपने देखे होंगे वो नहीं फेदर्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन पेंटेड सैंड ग्राउस के पूरे पैरों तक फेदर्स होते हैं। सर इनका कुछ कुछ कबूतर जैसा होता है। और ये पेंटेड सैंड ग्राउस बहुत खूबसूरत होती है। जो ये स्क्रीन के आपके राइट साइड में दिख रहा है ये मेल है, और दूसरे वाली जो है वो फीमेल है। इनके लिप्स देखिए, मतलब जो बीक हैं वो रेड कलर के में पेंटेड हैं। इनकी और भी प्रजातियां होती हैं। भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर में सैंड ग्राउस पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी। और सैंड ग्राउस की एक बड़ी खासियत होती है कि ये सुबह और शाम को जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, ज़्यादातर ये कम पानी वाले एरियाज़ में ही रहते हैं, वहाँ जाकर ये अपने चेस्ट के फेदर्स में पानी इकट्ठा करके लाते हैं, और ये ऐसा करते हैं अपने बच्चों के लिए। इस समय तो इनका ब्रीडिंग सीजन नहीं है, लेकिन इस तरह के जो रॉकी और सैंडी वाले जो एरियाज होते हैं वहीं पर ये ज़मीन पर ही अपना नेस्ट बनाते हैं पत्थरों के बीच में, और वहीं पर अंडे देते हैं, वहीं इनके बच्चे होते हैं। ये बैलियंस क्रेक है, क्रेक्स की फैमिली का सबसे छोटा मेंबर। मेरे ख्याल से 16 से 18 सेंटीमीटर इसकी बॉडी का साइज़ होता है, और शायद 30 या 35 ग्राम इसका वेट होता है। इसका नाम बैलियंस पड़ा है एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट के नाम पे। और क्रेक फैमिली का जो लिटिल क्रेक होता है वो भी इससे साइज़ में बड़ा होता है। तो ये सबसे छोटा है क्रेक्स में, इसका नाम है बैलियंस क्रेक। इस साइड पे खेती काफ़ी अच्छी हो रही है, गेहूँ की भी और सरसों की भी। यहाँ पे पानी इतना खारा नहीं है, और इसलिए ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंकलर से। बाकी जहाँ खारा पानी आता है वहाँ पे कनाल का जो पानी आता है उसको इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए और घर के कामों के लिए। और पीने का पानी मेनली कुकिंग के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से यूज़ होता है। दोस्तों ताल छप्पर वाले एरिया में मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि वहाँ पर सिंचाई वगैरह और पानी की आपूर्ति है वो कैसे होती है। तो ये पता चला कि यहाँ पर जो ज़मीन का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो बहुत ज़्यादा खारा है, तो उसका बोरिंग बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो फ्रेश वाटर, जब बारिश होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ये लोग हर घर में, मतलब हर गाँव के हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए हैं। और जो ईंट गारे से एक टैंक बनाते हैं उस तरह के टैंक्स बनाए हुए हैं, और उसमें पानी स्टोर होता है। तो हर गांव के हर घर में पानी स्टोर होने से प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके अलावा जो कनाल से जो पानी आता है, इंदिरा गांधी कनाल मेन जो लाइफ लाइन है राजस्थान की, उसमें पंजाब से पानी आता है, और ये पानी भी इरिगेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। लेकिन ताल छप्पर से थोड़ी दूरी वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़मीन का पानी इतना खारा नहीं है, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर भी इस्तेमाल होता है खेतों की सिंचाई के लिए और घर के दूसरे कामों के लिए। बीकानेर पहुँच गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमारा स्टे है जोरबीड़ इन में, गेस्ट हाउस है। और अभी 2 बजे हैं दोपहर के, बस इसके बाद हम लंच के लिए निकलेंगे, सामान वगैरह रख के लंच करके, और फिर जोरबीड़ की जो आफ्टरनून सेशन है उसके लिए जाएंगे।
और ये वाले रूम्स हैं हमारे, 3 रूम्स नीचे हैं और बाकी जो कमरे हैं वो ऊपर हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जोरबीड़ कंजर्वेशन प्रिजर्व जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए आसपास काफ़ी हरा भरा है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर से भी सिंचाई होती है। यहाँ पर सरसों वगैरह की खेती होती है और भी मिलेट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जोरबीड़ गढ़वाला कंजर्वेशन सेंटर, जो कि बीकानेर से करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जगह पहले जो बीकानेर के राजा थे श्री गंगा सिंह जी, उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया था। यहाँ पर राज्य के जो भी पशु होते थे, पालतू पशु, मवेशी या कैमल हो गए या और भी जो पालतू पशु थे, उनकी जब मौत हो जाती थी तो उनकी बॉडीज़ यहाँ पर लाकर डाल दी जाती थी। और शहर से दूर था तो शहर में बदबू नहीं फैलती थी, तो इसलिए ये गिद्धों के लिए जो है एक जन्नत जैसी जगह बन गई। और राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको 25 नवंबर 2008 को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर जो है वल्चर्स के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का काम होता है, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक टाइम ऐसा था जब वल्चर लगभग ख़त्म होने पे आ गए थे और उसका कारण थी एक दवाई जिसका नाम था डाइक्लोफिनेक। वो दर्द निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था पशुओं में। उसके बाद उसको बैन कर दिया गया जब ये पाया गया कि वो पशु जिन्होंने डाइक्लोफिनेक खाई थी, उनके कार्कस को जब वल्चर खाते थे तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी उस दवाई की अधिकता से। तो ये दवाई बैन कर दी गई। बाद में अभी और भी जो पेन किलर दवाइयाँ हैं जैसे निमेसुलाइड वगैरह हैं, ये भी बैन कर दी गई हैं इसी वजह से, क्योंकि उसको जो स्कैवेंजर्स खाते हैं उनकी मौत हो जाती है रीनल फेलियर की वजह से। तो यहाँ पर सिनरस वल्चर्स, यूरेशियन ग्रिफन और इजिप्शियन वल्चर्स और भी कई तरह के रैप्टर्स, वल्चर्स भी रैप्टर्स में आते हैं, लेकिन वो मार के नहीं खाते किसी जानवर को, मरे हुए जानवर को खाते हैं। लेकिन जो और रैप्टर्स हैं, ईगल्स वगैरह की स्पीशीज़ हैं, वो भी यहाँ पे मिलती हैं। कल यहाँ पर किसी को डेजर्ट कैट की बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। फॉक्स वगैरह भी मिल सकता है। देखते हैं आज हमारा लक कैसा रहता है। यहाँ पर ज़मीन में डेजर्ट जर्ड के बहुत सारे छोटे छोटे बरोज हैं। जर्ड एक तरह का रोडेंट है, रोडेंट जैसा जानवर ही है, और बरोज जो हैं वो नीचे सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब कोई, ये देखिए जैसे ये बरोज हैं बहुत सारे, तो कोई भी थ्रेट इनको दिखता है किसी भी एक बरो के अंदर चले जाते हैं और अंदर ये पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। इनका प्रोटेक्शन का तरीका यही है। इस रिज़र्व का पूरा एरिया लगभग कितना है? बहुत बड़ा है। 50 से तो ऊपर ही है शायद ना, मेरे ख्याल से 50 या 56 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा। और इसी तरह का टेरेन है, बिल्कुल छोटे छोटे श्रब्स हैं, पेड़ के नाम पे ये बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़ हैं, और ग्रास बहुत ही छोटी है। इससे लंबी घास तो यहाँ कभी होती भी नहीं होगी ना? होती है, इस बार बारिश कम हुई है। अच्छा, इधर बारिश कम हुई है इस बार। ग्रेजुअल चलती रहती है। हाँ हाँ, एंटीलोप्स मतलब नीलगाई भी हैं यहाँ पे, चिंकारा भी हैं। देखते रहना सब ग्राउंड पे। ये ग्रेटर शॉर्ट टोरलाक सामने बैठी हैं। ये डेजर्ट जर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बरोज हैं। इनमें से ये निकल रहे हैं और घुस रहे हैं, बहुत ढेर सारे हैं। और यहीं पर एक लॉन्ग लेग बजर्ड है, वो इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 1 2 3 4 बहुत सारे हैं, पीछे भी है इधर, वो देखो वो उधर भी हिल रहा है एक। ये डेजर्ट जर्ड हैं, सारे के सारे रोडेंट्स हैं। तो स्नेक्स भी खाते होंगे इनको। यहाँ पर सारे वैरायटीज़ जो वेनमस स्नेक्स के हैं वो सब मिलते हैं यहाँ पे डेजर्ट में। खा भी रहे हैं कुछ। कैंप का सारा है। इधर सामने आया है। 3-4 है बेटा, 2 तो सामने बैठा है। अपनी पूंछ को साफ कर रहा है, आप उतर के ले लो चाहे। अपनी पूंछ के ब्रश को काट रहा है। ये अपने पूंछ के ब्रश को क्यों चू कर रहा है भाई? बड़े होंगे बाल, मंगल का नहीं मानता हूँ, मंगल को बाल नाखून अपनी काट तो इच कर रहा होगा शायद, खुजली हो रही है उसको। अरे खुजली हो रही है उसको।
डेजर्ट कैट है दोस्तों, कल भी दिखी थी, आज भी दिखी है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। स्मॉल कैट्स में से ये दूसरी स्मॉल कैट है जो हमें दिखी है अभी। इसकी बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं और जो टेल होती है वो बैंडेड होती है। तो यहाँ पर अभी डेजर्ट कैट थोड़ी देर पहले भी एक बैठी हुई थी, अब वही दोबारा बाहर आई है या दूसरी है पता नहीं, लेकिन 2 बार हमें साइटिंग हो गई डेजर्ट कैट की यहाँ पर जोरबीड़ में। ये डेजर्ट फॉक्स है जो आप देख रहे हैं। इससे पहले बिग वन में इंडियन फॉक्स दिखाया था मैंने आपको। पूंछ इनकी काफ़ी बड़ी होती है, जबरीली होती है। जैकल से थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं और फेस भी इनका पॉइंटेड सा होता है, कान बड़े बड़े होते हैं। तो ये फॉक्स जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, ये भी बरोज़ में रहते हैं। बरोज़ इनके कई जगह से खुलते हैं, तो ये किसी भी एक कोई इनको थ्रेट महसूस होगा तो किसी भी जगह से अपने बरो के अंदर घुस सकते हैं। एक्चुअली इनका डेन होता है फॉक्स का, वो भी ऐसे ही मिट्टी के नीचे ही, जो ज़मीन के नीचे रास्ते खोद खोद के ये बनाते हैं, तो उसको डेन कहते हैं। और यहाँ पर एक पेयर है फॉक्सेस का, इनके पीछे कुत्ते भाग रहे थे, तो ये एकदम से दोनों कूद के अपने डेन में चले गए। शॉर्ट ईयर डाउल बैठा हुआ है यहाँ पे। कल 4 शॉर्ट ईयर डाउल एक के बाद एक उड़ गए हमें देखकर। ये नहीं उड़ना चाहिए किसी भी तरह से। वो कहाँ रोड के एकदम साइड में बैठा। यूरेशियन ग्रिफन बैठे हुए हैं यहाँ पर। पीछे सिनेरस वल्चर भी है, जो ब्लैक कलर के हैं वो सिनेरस हैं, दूसरे वाले यूरेशियन ग्रिफन हैं। कुछ सिनेरस इधर भी बैठे हुए हैं। नहीं, ये भी यूरेशियन ग्रिफन है। बाकी वो पेड़ के ऊपर बैठ गए हैं। मेन जो वल्चर वाली जगह है वहाँ पर कल सुबह जाएंगे, वहाँ और भी कुछ स्पीशीज़ मिल सकती हैं। आज का आफ्टरनून सेशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। झुंड के पीछे ना, तो थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। आज हमें डेजर्ट कैट भी मिल गई, डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट जर्ड। बहुत बढ़िया सेशन रहा। ये झुंड है ना बीच वाला, इसमें बिल्कुल पीछे लास्ट। ये हैरियर पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे हैरियर्स बैठे हुए हैं, इन पोल्स पे भी, ज़मीन पे भी, और साथ में पीछे सनसेट है। यहाँ सामने भी पर्च पे कुछ हैरियर्स बैठे हैं। लेकिन लाइट बहुत कम हो गई है तो फ़ोटो तो अच्छी आ नहीं पाएगी।